हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं अतीक, तो जानते हो ना? तू जानता नहीं है तूने किससे दुश्मनी मोल ली है? अब पहले तो तू बेगुली मत आइयो, कल हमारी बीवी आ रही है और एकदम कल तेरे को आना है ना कुछ ऐसा करके आइयो कि हमारा मूड ठीक हो जाए। अगर मेरा मूड ठीक नहीं हुआ और तुमने हमारा मूड खराब कर दिया तो तुम समझ गए मैं कि हम तुम्हारा क्या हाल करें। भाई हम सोमवार को पैसा इकट्ठा करके आएंगे जिससे आपका मूड सही हो जाएगा। और उस दिन जब ये बिजनेसमैन अतीक से मिलने जेल गया तो वहां उसकी बहुत पिटाई की गई और उसकी लगभग 40 करोड़ की प्रॉपर्टी अतीक ने अपने नाम करवा ली। ये डॉन यूपी का एक ऐसा क्रिमिनल था जिसका इतना खौफ था कि हाई कोर्ट के 10 जजों ने इसका केस सुनने से इनकार कर दिया था। ये डॉन एक गुंडे से विधायक और बाद में सांसद बना। एक टाइम पर इसके ऊपर 160 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज थे। जब इसकी संपत्ति कुर्क की गई तो वो 11,668 करोड़ से भी ज्यादा निकली। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इरा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल क्राइम कहानी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो बात है सन 1962 की। अतीक अहमद का जन्म इलाहाबाद के एक गरीब तांगे वाले के घर में हुआ था। गरीबी में अतीक की परवरिश होती रही और समय आगे बढ़ता रहा। 1979 का साल था। अतीक अहमद की उम्र तब 17 वर्ष की रही होगी और यही वो समय था जब उसने क्राइम की दुनिया में एंट्री ली थी। हुआ ये कि इस साल वो हाई स्कूल के पेपर में फेल हो गया और उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो कोयला चुराने के काम में लग गया। और जब इस काम में उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगा तो उसने अपने नीचे 2-4 और लोग रख लिए और उन्हें भी इसी काम पर लगा दिया और खुद उन सभी का लीडर बन गया। इसी दौरान अपना वर्चस्व कायम करते हुए अतीक का किसी से झगड़ा हो गया और अतीक ने उसे जान से मार दिया। सुना है आजकल गैंग बना लिए हो? तुमसे मतलब? यहाँ एक ही गैंग है और रहेगा, फजलू का गैंग। अतीक दबने वालों में ना है, ये बात है। अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अतीक और उस आदमी के बीच बहुत मारपीट हुई। इस मारपीट में वो आदमी अतीक के हाथों मारा गया। इस मर्डर की वजह से अतीक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब वो कोयला चोरी के साथ साथ मारपीट और लूटपाट करता था और वो अब लोगों से एक्सटॉर्शन मनी भी लेने लग गया था। लेकिन अभी तक वो इतना पावरफुल बाहुबली नहीं बना था कि जिससे पुलिस खौफ खाए और उसे सलाम ठोके। उस समय प्रयागराज शहर में चांद बाबा नाम के एक गुंडे का टाइम था। उसका असली नाम शौके इलाही था। शौके इलाही उर्फ चांद बाबा इलाहाबाद में एक सिर्फ नाम नहीं था बल्कि वो बाहुबली का ब्रांड था। उसके नाम से पूरा इलाहाबाद कांपता था। उस समय आम लोगों की बात तो छोड़ो, किसी पुलिस वाले की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो चांद बाबा के इलाके में चले जाए। अगर कोई पुलिस वाला गलती से उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच भी जाता था तो इससे पहले कि वो चांद बाबा तक पहुंचे उसके गुर्गे उन्हें मार पीट कर वहां से भगा देते थे। चांद बाबा का एक अलग ही रुतबा था वहां। उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं था और अतीक अहमद भी ये सभी चीजें जानता था। इसलिए उसने जेल से बाहर आने के लिए चांद बाबा से मदद की गुहार लगाई। सलाम चांद भाई। हाँ बोलो सलीम, कैसे आना हुआ? भाई मेरी मौसी का एक 17 साल का लड़का पुलिस ने पकड़ लिया है। मर्डर का चार्ज लगाया है। उसको बाहर निकलवा दो भाई, आपके काम आएगा। ठीक है, वो बाहर छूट जाएगा। चांद बाबा ने अतीक की बात सुन ली और दिल्ली में अपने एक कनेक्शन को एक फोन किया। इसके बाद रातों रात अतीक अहमद जेल से रिहा हो गया। अतीक ने चांद बाबा के ऊपर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी और ना जाने चांद बाबा को भी अतीक अहमद में ऐसा क्या दिखा कि उसने अतीक को अपना शागिर्द बना लिया। 1988 की बात है। प्रयागराज में एक नया पुलिस अफसर आया जिसका नाम था नवरंग सिंह। वो बहादुर और ईमानदार ऑफिसर था। उसने चांद बाबा पर लगाम लगाने की कोशिश की। उसने चांद बाबा को पकड़ने का प्लान बनाया और चांद बाबा के इलाके को घेर लिया। लेकिन चांद बाबा को इसकी खबर लग गई और वो किसी तरह से वहां से बच निकला।
रात को चांद बाबा ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस थाने पर बड़ा हमला कर दिया। थाने पर चारों तरफ से फायरिंग हुई और बम फेंके गए। चांद बाबा बम बनाने में माहिर था। उसका बम बनाने का तरीका एकदम ही अलग था। इसी वजह से उसे बमबाज कहा जाता था। उसके लोग बैग में बम बनाने का सामान रखते थे और मौके पर ही बम बनाकर फेंकते थे। चांद बाबा का नाम उस समय पूरे इलाहाबाद में खौफ का दूसरा नाम था। वो न सिर्फ इलाके का सबसे बड़ा डॉन था, बल्कि पॉलिटिकली भी बहुत कनेक्टेड था। पुलिस भी उसकी सीमा में कदम रखने से डरती थी। ऐसे माहौल में अतीक अहमद ने चांद बाबा की शागिर्दी करना शुरू कर दिया। उसके साथ रहकर अतीक ने वो सब सीखा जो एक गैंगस्टर की दुनिया में ज़रूरी होता है: बम बनाना, हथियारों की सप्लाई, एक्सटॉर्शन के तरीके और डर का कारोबार। धीरे धीरे अतीक का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया और उसके अंदर से पुलिस का डर भी खत्म हो गया। इसी दौरान अतीक ने चांद बाबा से ये भी सीख लिया कि बाहुबल के साथ राजनीतिक ताकत भी होनी चाहिए। ये बात अतीक के दिमाग में घर कर गई। एक दिन उसने भी चांद बाबा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। चांद बाबा को ये बात पसंद बिल्कुल नहीं आई और उसने अतीक को चुनाव लड़ने से मना कर दिया। यहीं से उनके रिश्ते में दरार आ गई। लेकिन तब तक अतीक सब कुछ सीख चुका था और अब वो सिर्फ चेला नहीं, बल्कि चांद बाबा का सीधा मुकाबला बन चुका था। 1989 में जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तो अतीक ने अपनी खुद की पार्टी बनाकर मैदान में उतरने का फैसला किया, क्योंकि उस समय कोई भी राजनीतिक दल उसे टिकट देने को तैयार नहीं था। उसी सीट से चांद बाबा भी चुनाव लड़ रहा था। चांद बाबा ने अतीक को धमकी दी कि वो चुनाव न लड़े, लेकिन अतीक नहीं माना। बहुत सारे राजनीतिक दल जो चांद बाबा के खिलाफ थे अतीक को समर्थन दे रहे थे। चुनाव के दौरान दोनों गुटों में कई बार खूनी झड़पें हुई। चामिया अतीक इलेक्शन में खड़ा होएगा, रोक सके तो रूबियो। एक दिन अतीक को पता चला कि चांद बाबा ने उसे मारने की तैयारी कर ली है। अतीक ने भी अपनी पक्की तैयारी कर ली और ये खबर फैला दी कि अतीक चाय की टपरी पर अकेला है। बस फिर क्या? चांद बाबा वहां अपने आदमियों के साथ पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे समझ आया कि अतीक तो पूरे दल बल के साथ उसका वहां इंतजार कर रहा है। दोनों तरफ से खूब गोलीबाजी हुई। चांद बाबा इस गोलीबारी में मारा गया। इस बात के साथ ही अतीक चुनाव भी जीत गया था। अब वहां पूरी तरह से अतीक का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। वो अब विधायक बन चुका था और उसने चांद बाबा के पूरे अवैध कारोबार पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। अब तो प्रयागराज में जिसके भी पास पैसा था वो उसका निशाना था। 5 बार विधायक बनने के बाद अतीक ने सांसद बनने की सोची। अतीक ने फूलपुर सीट से लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ा। फूलपुर की कोई आम सीट नहीं थी। इसी सीट से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद पहुंचे थे और देश के पहले प्रधानमंत्री बने। ऐसे ऐतिहासिक सीट से अगर कोई अपराध की दुनिया से आया शख्स सांसद बने तो सोचिए वो जीत कितनी बड़ी होगी। फूलपुर से सांसद बनकर अतीक ने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। अब क्योंकि कोई एक साथ विधायक और सांसद नहीं रह सकता, इसलिए अतीक को विधायक पद छोड़ना पड़ा। अतीक ने अपने छोटे भाई अशरफ को अपनी जगह विधायक बनाने की सोची। मायावती ने अपने पार्टी से राजूपाल नाम के आदमी को विधायक का टिकट दिया और उसे अशरफ के सामने खड़ा कर दिया। राजूपाल ये चुनाव जीत गया। ये हार अतीक बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसके बाद तो अतीक और अशरफ ने कहर ही डाल दिया। अतीक के गुर्गों ने राजूपाल को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। चुनाव जीतने के बाद राजूपाल की शादी पूजापाल से हुई। 26 जनवरी को राजूपाल गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 2 गाड़ियों में अपने कुछ साथियों के साथ गांव जा रहा था। उसके साथ में उसका वकील और दोस्त उमेश पाल भी था। अचानक रास्ते में 20 से 25 लोगों ने उनकी गाड़ियों को घेर लिया और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार शुरू कर दी। राजूपाल को कई गोलियां लगीं और उसे टेम्पो में डालकर अस्पताल ले जाया गया। कहते हैं हमलावर इतने पर भी नहीं रुके। वो टेम्पो का पीछा करते हुए अस्पताल तक पहुंचे और उन्होंने वहां भी फायरिंग की। कुल 19 गोलियां राजूपाल के शरीर में लगीं और उसकी वहीं मौत हो गई। अपने
के सामने चुनाव में खड़े होने के लिए अतीक और अशरफ ने राजू पाल को इतनी भयानक मौत दी। अशरफ के बारे में भी ऐसे कई किस्से हैं। एक बार अशरफ प्रयागराज के एक होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। वहाँ रेस्टोरेंट में एक कपल लंच कर रहा था जो कि शायद बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। अशरफ की नज़र लड़की पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। होटल के बैरे ने जब अशरफ से पूछा कि सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो उसने हंसते हुए लड़की की तरफ देखा और कहा कि मैं तो इसे खाऊंगा। दोस्तों, आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि वो कमीना लंच के बाद उस लड़की को जबरन अपने साथ होटल के कमरे में ले गया और उसने उस मासूम के साथ वहां अपनी मनमानी की। इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी ने एक बार सड़क पर अशरफ की गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। बस फिर क्या था, अशरफ और उसके गुंडों ने उस व्यापारी को पकड़ लिया। व्यापारी के माफी मांगने पर भी उन्होंने उसे जान से मार दिया। एक बार एक गरीब ड्राइवर अपनी गाड़ी बैक करना चाहता था, लेकिन पीछे अतीक की गाड़ी खड़ी थी। जब ड्राइवर ने उन लोगों से थोड़ा अपनी गाड़ी पीछे करने की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ड्राइवर को बहुत पीटा और उसे जान से मार दिया। यहाँ तक कि अशरफ ने तो मदरसे की मासूम छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। अशरफ और उसके गुंडों ने मदरसे की नाबालिग लड़कियों के साथ गलत काम किया, लेकिन उस वक्त की सरकार और उस वक्त के नेता सब अतीक की मुट्ठी में थे और उसके पैरों में रहते थे, इसलिए अतीक का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक और हैरान करने वाली बात यह थी कि अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन सिर्फ एक केस में उसे दोषी ठहराया गया, वो भी उसकी मौत से कुछ दिन पहले। बाकी किसी भी केस में कोई गवाह कभी सामने नहीं आता था, और अगर कोई आ भी जाए तो या तो अपना बयान बदल देता था या किसी अनजानी वजह से मर जाता था। कहा जाता है कि जेल में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी अपने नेम टैग तक उतार कर जेब में रख लेते थे ताकि अतीक उनका नाम न जान सके। इतना गहरा था उसका खौफ। लेकिन फिर वक्त ने पलटी मारी। उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार आई, बाबा की सरकार। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसके बावजूद अतीक का नेटवर्क जेल के भीतर से भी चलता रहा। 2018 में उसके लोगों ने लखनऊ के बिजनेसमैन मोहित जायसवाल का अपहरण कर लिया गया। उसे सीधे देवरिया जेल ले जाया गया, जहां अतीक पहले से बंद था। वहां मोहित को पीटा गया और 40 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज जबरन साइन करवा लिए गए। ये आरोप सिर्फ गुंडों पर नहीं, पुलिस वालों पर भी लगे। कहा गया कि पुलिस की मदद के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। इस घटना के बाद साफ हो गया कि अतीक जेल में भी अजेय था। तभी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अतीक को गुजरात के साबरमती जेल भेजा जाए ताकि उसका नेटवर्क तोड़ा जा सके। इसी बीच साल 2022 में राजू पाल हत्या मामले की सीबीआई जांच पूरी हुई। इसमें कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें अतीक और उसका भाई अशरफ भी शामिल थे। राजू पाल का दोस्त उमेश पाल एक कोर्ट हियरिंग से लौट रहा था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी से उतरा, अचानक 7 लोग उस पर टूट पड़े। फायरिंग और बमबारी शुरू हो गई। उमेश पाल और उसकी गनर की मौके पर ही मौत हो गई। इस केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, उसकी पत्नी, 2 बेटे और 6 लोगों का नाम दर्ज हुआ। इन सभी पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला था, क्योंकि खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि वो यूपी में माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल की हत्या के 3 दिन बाद प्रयागराज के नेहरू पार्क में पुलिस ने मुठभेड़ में अरबाज को मार गिराया। अरबाज उस दिन हथियारों की गाड़ी चला रहा था। 6 मार्च को अगला नंबर उस्मान का आया। वो प्रयागराज में ही एनकाउंटर में मारा गया। अब बचे 5 आरोपी। इसके बाद अतीक का बेटा असद अहमद और उसका साथी गुलाम झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। इसी बीच बाबा की सरकार ने अतीक की 11,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। 15 अप्रैल को अदालत के आदेश के अनुसार अतीक और अशरफ दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए
हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसे ही उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकी, मीडिया वालों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। 3 लोग जो रिपोर्टर के भेष में थे वो सामने से आए और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से अतीक और अशरफ दोनों पर गोलियां दाग दी। अतीक, अहमद और अशरफ दोनों वहीं सरेआम मार दिए गए। ये 3 लोग कौन थे? इतने बड़े माफिया डॉन को इतनी आसानी से कैसे इन 3 मामूली लड़कों ने मार दिया? इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं। इसके लिए मैं एक और वीडियो अलग से बनाऊंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।